हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट है, पहला आपका फिजिकल साइंस है जिसका एग्जाम हो चुका है। सेकंड दूसरा है आपका गणित शिक्षण विधि यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, इसका ये जो क्वेश्चन बैंक है इजी नोट्स, इसको हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में कवर करने वाले हैं। कंप्लीट इजी नोट्स में ये देख रहे हैं आप, ये आपका लेटेस्ट 2026 का जो क्वेश्चन बैंक है इसकी हम लोग बात करेंगे और पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सुपरफास्ट आपका ये रिवीजन रहेगा और इसको बहुत जल्दी में कवर करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो उसे जो है गणित कहते हैं। निम्न कथन किस आयोग से संबंधित है। सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, कोठारी आयोग का स्टेटमेंट है। निम्न में गणित की मुख्य शाखाएं क्या हैं, तो ज्यामिति, बीजगणित, संख्या सिद्धांत, ये सभी गणित की मुख्य शाखाएं हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक श्री महावीराचार्य हैं। किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया, वो है गाउस। भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ, अंक गणित का। नारद पुराण में किसका वर्णन है, तो इसमें आपका गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, इन सभी का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन कहता है आगे, पश्चिमी देशों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि अंकों को क्या कहा जाता है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है। अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं, हिंदसा कहते हैं। का प्रथम वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा। महान गणितज्ञ रामानुजम का संबंध किस काल से है, वर्तमान काल से है। वैदिक काल में महापदम का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है, 10 खरब संख्या से है। क्वेश्चन कहता है पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 और फिर 11 से 15। पियाजे की किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है, वह है पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पियाजे की किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, पूर्व से क्रियात्मक अवस्था जिसमें बालक 2 से 7 साल का हो जाता है। पियाजे की किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता व समझ, वास्तविक का वास्तविक में अंतर करने में समर्थ हो जाता है, वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्न में भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष हैं। ठोस की यांत्रिकी, सांख्यिकी यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी, ये क्या है, ये भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ कौन है, भास्कराचार्य द्वितीय, नीलकंठ, नारायण पंडित, ये सभी उत्तर मध्यकाल के प्रमुख गणितज्ञ हैं। निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ कौन हो जाएंगे, श्री रामानुजम, नृशंक, बापूदेव शास्त्री और सुधाकर द्विवेदी, ये वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ हैं। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। निम्न में गणित की विशेषताएं हैं। देखिए, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या हो जाएगा, गणित के ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां हैं। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वह राइट हो जाएगा। किस शताब्दी तक भारत का गणित के क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा है, 12वीं शताब्दी तक। आदिकाल की समयावधि प्रारंभ से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नारद पुराण के लेखक कौन है, वेद व्यास हैं। का तृतीय मूल अगर निकाला जाएगा तो का 1/8 हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथन किससे संबंधित है। कथन है हमारा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये स्टेटमेंट बैकन का है। कौन सा कथन गणित से संबंधित नहीं है, गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है, यह गणित से संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राप्त परिणामों की अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है, वैज्ञानिक विज्ञान कहलाता है। किसने अपनी प्रमेय की खोज की खुशी में 1000 बैलों की बलि चढ़ाई थी, वह थे पाइथागोरस। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे गणित कहते हैं। ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है, रचनात्मक ज्यामिति ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है। बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं, रेखा गणित के द्वारा हल कर सकते हैं। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है, गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित जो विषय है उसमें घनत्व, अपेक्षिक घनत्व दोनों ही आ जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणित का संबंध किससे नहीं है, देखिए विज्ञान से, इतिहास से, इनमें से कोई नहीं। व्याकरणीय अशुद्धि से गणित का संबंध नहीं है।
निम्न कथन किससे संबंधित है? कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्लेटो से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसका स्टेटमेंट है? हॉकवेन का। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बीजगणित के युगपत समीकरण को किसकी सहायता से हल कर सकते हैं? तो इसको हम लोग किसकी सहायता से? ग्राफ की सहायता से हल कर सकते हैं। आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग सांख्यिकी विधि का यूज करते हैं। किसका? सांख्यिकी विधि का। किसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है? वह है सांख्यिकीय विधि, जिसमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्यों का क्षेत्र होता है, उद्देश्यों का क्षेत्र यहाँ पे व्यापक होता है। ओके, प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित होता है। प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्रायः किसकी होती है? शिक्षक की होती है। किसका प्रयोग मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है? प्राप्य उद्देश्य का जो प्रयोग है मुख्यतः मनोविज्ञान में होता है। उद्देश्य के स्रोत हैं समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, ये सभी उद्देश्य के स्रोत हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है। देखिए, ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, ये बात प्राप्य उद्देश्य के बारे में गलत है, इसलिए सही नहीं है। उद्देश्य से संबंधित नहीं है, ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं, ये उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? ब्लूम ने किया था। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रैथवॉल ने किया था। क्रियात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने किया है। भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ज्ञान भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। निम्न पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, समायोजन नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट मेगर को जाता है। उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? क्रमबद्ध रूप में होता है। आरसीएम प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक योग्यताओं में प्रस्तुत किया गया है? 17 मानसिक योग्यताओं में इसको प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य किसके योग से बना है? उद्देश्य आपका उत प्लस दिशा के योग से उद्देश्य बनता है। उद्देश्य का अर्थ होता है उच्च दिशा दिखाना। क्या होता है? उच्च दिशा दिखाना। क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1969 में किया था। एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रस्तुत किया है? वो हैं 4 वर्ग। सर कितने हैं? 4 वर्ग। अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? ईबीओज कहते हैं। प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? आरएलओज कहा जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था? 1956 में किया था। 1954 यहाँ पे आंसर में है। तो इसमें प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है 1956 में किया था। ऑप्शन में ही नहीं है 1956। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं, जो प्रशंसा से संबंधित होते हैं। भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण क्रथवाल ने कब किया? 1964 में किया। मेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है? उत्पादन को अधिक महत्व दिया है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ से अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आगमन विधि से संबंधित नहीं है। कौन आगमन से संबंधित नहीं है? इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर आगमन विधि से संबंधित नहीं है। निगमन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? निगमन विधि का यूज हम बीजगणित में, रेखा गणित में, त्रिकोणमिति में, इन सभी में करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निगमन विधि से संबंधित नहीं है, विशेष से सामान्य की ओर निगमन विधि से संबंधित नहीं है। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2% का ब्याज कितना होगा? तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा। इसमें आप फॉर्मूला लगा लेंगे तो 50 रुपये आ जाएगा इसका, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 कर देंगे तो 0 कट जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 50 आंसर हो जाएगा। किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? वह है आगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले से ही बता दिए जाते हैं? वह है निगमन विधि। सर कौन सी हो जाएगी? निगमन विधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्न में छात्र केंद्रित विधि है। आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है। कौन सी विधि? करके सीखने पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक योजना विधि के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, किलपैट्रिक का स्टेटमेंट है।
प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन बेलर्ड से संबंधित है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ह्यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ग्रीक भाषा से। किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया? जी फ्रीमैन ने विकास किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया? टोली शिक्षण का। निम्न में शिक्षण विधि नहीं है। टोली शिक्षण कोई शिक्षण विधि नहीं है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने। कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? व्याख्यान विधि जो आपकी है इसमें वह अध्यापक केंद्रित होती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? निगमन में। निम्न में संश्लेषण विधि का गुण नहीं है। इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते। यह संश्लेषण विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 5 सिद्धांतों का वर्णन किया है। आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आगमन निगमन विधि कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में राइट हो जाएगा। गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा दिया जाना चाहिए? तो ये आगमन विधि द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि द्वारा करना चाहिए? निगमन विधि द्वारा करना चाहिए। कौन सी विधि देखो सुनो समझो पर आधारित है? प्रदर्शन विधि आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जिसको कहते हैं वह देखो सुनो समझो पर आधारित है। प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। यह विधि अधिक खर्चीली है, ये इसका गुण नहीं है। प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है, इसमें समय कम लगता है। ऐसा नहीं कि प्रयोगशाला में समय कम लगता है, समय जो व्याख्यान विधि होती है उसमें समय कम लगता है। किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? जॉन डीवी के अकॉर्डिंग समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं। वास्तविक चिंतन, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि प्रयोगशाला हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? अभिक्रमित अध्ययन हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? स्किनर एवं क्राउडर ने किया था। किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं? स्किनर ने बताए हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वयं गति का सिद्धांत। कुल मिलाकर के यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके राइट हो जाते हैं। सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं। इसे धनात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस एफ गिलबर्ट को जाता है। मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है? यूनानी भाषा से निकला है। मैथीन शब्द का अर्थ होता है सीखना। मैथीन शब्द का अर्थ क्या होता है? सीखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है, कौन है? इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका इससे रिलेटेड नहीं है। मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? अभ्यास होती है। निम्न में अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है? रॉबर्ट मेगर की। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन से यहाँ पे, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ, बहुत बढ़िया, होता है। अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो बाकी हम लोग हाँ को ज़्यादा मान्यता देते हैं सूक्ष्म शिक्षण की, क्योंकि आपकी किताब में यही लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। ठीक है, तो अब तक हमने भी हाँ ही पढ़ाया है क्योंकि किताब में यही लिखा है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? अमेरिका 1961 में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक डब्ल्यू एलन और कीथ एचिसन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? एलन के द्वारा किया गया था। निम्न कथन किससे संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। एलन से संबंधित है। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 36 मिनट की। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? 1963 में। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 तक।
क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार करना, ये सभी सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? सूक्ष्म पाठ की अवधि पूछे तो 5 से 10 मिनट होती है, तो उसके बीच की संख्या हम 6 मिनट ले लेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले योजना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर रीटीच, फिर रीप्लान, फिर रीटीचिंग होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण का गुण क्या है? देखिए, इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यह मुख्य भूमिका छात्राध्यापक की होती है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ होता है लक्ष्य का अनुगामी होना। निम्न कथन किससे संबंधित है? शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी विज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। यह एम ट्रेवर्स से संबंधित है। शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? शैक्षिक अनुसंधान के 2 प्रकार होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह स्टेटमेंट कार्टर वी गुड का है। क्रियात्मक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन सा अनुसंधान किसी समस्या या परिस्थिति के कारण का विश्लेषण करता है? वह है निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। इसके द्वारा तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है, तात्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं क्या हैं? बाल विवाह से संबंधित समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। इसके द्वारा अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता, ऐसा नहीं है कि अनुशासनहीनता को नहीं सुलझाया जा सकता। निम्न में वह कौन सा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो इसमें देखिए क्रियात्मक अनुसंधान, रिसर्च और एक्शन है ना, तो एक्शन रिसर्च मिलकर के बना है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कहता है जे एफ हर्बर्ट ने पाठ्य योजना के मुख्य कितने सोपान बताए हैं? 5 सोपान बताएं सर। कितने बताए हैं? 5। निम्न में कौन सा पद हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली से संबंधित नहीं है? मूल्यांकन। यह कथन किससे संबंधित है? एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। यह स्कोर्टिंग का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे। पाठ्य योजना का उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया था? 1967 में। आरसीएम उपागम के सोपान हैं, तो इसमें अदा, प्रक्रिया, प्रदा सभी आ जाता है। डॉक्टर बीएस ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए, डॉक्टर बीएस ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? इसको एक बार हम लोग, चलिए ठीक है, इसका मूल्यांकन उपागम ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण की चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया? एच.सी. मॉरिसन ने किया। मॉरिसन उपागम में मॉरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया है? 5। किस पाठ्य योजना को भारतीय उपागम कहा जाता है? एनसीईआरटी पाठ्य योजना को। डीवी एवं किलपैट्रिक उपागम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया है? डीवी एवं किलपैट्रिक उपागम का प्रयोग किया है। निम्न कथन किससे संबंधित है? इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाले क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। रिस्क से संबंधित है। इकाई योजना बनाने के सिद्धांत है। एक तो इकाई का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, गतिशीलता का, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इकाई योजना बनाने के सिद्धांत की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में इकाई योजना का महत्व नहीं है। देखिएगा, योजना होने पर शिक्षक अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते, ये इकाई योजना होने का महत्व नहीं है। किसी कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने में साधन को क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। इकाई योजना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इकाई योजना का श्रेय किसको जाता है? हर्बर्ट को जाता है। किसका निर्माण किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? पाठ्य योजना। किसने शिक्षण लक्ष्यों की टैक्सोनॉमी पर एनसीईआरटी नई दिल्ली में काम किया?
तो ये प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, JP सूरी दोनों ही आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाता है। RCM उपागम की विशेषता नहीं है, यह उपागम तीनों पक्षों के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी। EBOs का पूरा नाम है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, अतः वे साधन जो अध्यापक की उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? सहायक साधन, शिक्षण सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न कथन किससे संबंधित है? ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है, डेंट से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इनके प्रयोग से मौखिक कार्य तथा अर्थहीन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, ये आपकी श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसको 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में श्रव्य सामग्री नहीं है, चार्ट श्रव्य नहीं दृश्य सामग्री है। निम्न में दृश्य सामग्री नहीं है, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया? एडगर डेल ने। एडगर डेल द्वारा प्रदर्शित शंकु को क्या कहा जाता है? कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। शिक्षक का मित्र श्यामपट्ट है। अगला क्वेश्चन, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? चॉक एवं टॉक पर। शिक्षण सामग्री के प्रकार, इसमें श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। श्यामपट्ट का प्रयोग गणित में किसके लिए किया जा सकता है? यह चार्ट, ग्राफ, सारणी के लिए, रेखाकृतियां बनाने के लिए, नियम, सूत्र, सिद्धांत और प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह राइट हो जाएगा। निम्न में श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, ग्रामोफोन सिर्फ श्रव्य सामग्री है, दृश्य नहीं है। निम्न कथन किससे संबंधित है? कथन है हमारा कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदीय पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं, उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। स्टेटमेंट किसका है? बर्टन का है। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? संकेंद्रीय पद्धति। किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा गणित विषय संबंधी समझ उनमें विकसित करना है? वह है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखना है? वह है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो जाएगा। जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पाठचर्या कहा जाता है। निम्न कथन किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्रबिंदु समझा जाना चाहिए, फ्रोबेल का स्टेटमेंट है। किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है? कोर पाठ्यक्रम हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्न में गणित पाठ्यक्रम की विशेषता क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है। किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। निम्न में से पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं? सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्न में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, परंपराओं का सिद्धांत। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्यूरेरे से हुई है। क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। क्यूरेरे शब्द का क्या अर्थ है? दौड़ का मैदान, है ना। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? संकेंद्रीय विधि कहलाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ है विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं और अनुभव, विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण, कुल मिलाकर यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न कथन किससे संबंधित है? गणित क्लब गणित में कुछ सीमा तक योग्यता और रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों का एक संगठित समूह है जो गणित संबंधी प्रकरणों पर विवेचना करने के लिए नियतकालिक समय पर मिलता है। शिक्षा शब्दकोश का स्टेटमेंट है। गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजक क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें क्विज कार्यक्रम, कूट प्रश्न, शब्दकोश प्रश्न, इन सभी मनोरंजक क्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
निम्न में प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता। ये गणित के शिक्षण में, प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है। गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं हैं, तो ये त्रिभुजीय कक्षा कक्ष, वृत्तीय कक्षा कक्ष, वर्गाकार कक्षा कक्ष, ये गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित प्रयोगशाला हेतु योजनावृत्त प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए? तो यह आपकी अनुदेशात्मक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक के शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है, तो वह श्यामपट्ट होता है। किसने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था? मूरे ने। निम्न में गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है, त्रिभुजीय कक्षा कक्ष हो जाएगा। गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है। निम्न में गणित प्रयोगशाला हेतु अनुदेशन सामग्री के चयन से संबंधित नहीं है। लघु गणक सारणियों तथा त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं कोणों की सारणी आदि का न हो। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण का योग क्या होता है? तो यह माया नितांक और माया योगफल होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजक गणित में कोटि n स्क्वायर, कोटि माया वर्ग या n संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आपका माया वर्ग और अंक यंत्र दोनों कहा जाता है। ए और सी दोनों ही राइट हो जाते हैं। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि एक उत्तम पुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है। डॉक्टर थ्रिंग का स्टेटमेंट है। निम्न कथन किससे संबंधित है? शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं। डगलस से संबंधित है। पुस्तक ही वो माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किससे संबंधित है? मैक्सवेल से संबंधित है। पुस्तक सहायक सामग्री है, अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? बोसेन से। पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न व्यक्तियों की समितियां प्राप्त करना आवश्यक है। किसकी समितियां? विषय से संबंधित किसी विद्वान की सम्मति, विषय के अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की सम्मति, विषय के विद्यार्थियों की सम्मति, ये सब जो है प्राप्त करना आवश्यक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए निम्न मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पुस्तक का यांत्रिक पहलू, प्रस्तुतिकरण, पाठ्यपुस्तक की अवस्था, ये सभी मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जाती है? प्रत्यास्मरण प्रश्नों के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति की परीक्षा की जा सकती है। एक गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक का चयन किस आधार पर नहीं किया जाता है? गणित में अंक या भाषा की संबंधी त्रुटि होनी चाहिए। इस आधार पर किताब पाठ्यपुस्तक का चयन नहीं किया जाता है। निम्न में अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है। पुस्तकों में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है पुस्तक की विशेषता नहीं है। बाकी पुस्तक जो है अनुभवी व्यक्ति के द्वारा लिखी हो, पुस्तक छात्रों की आयु, स्तर, बुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए, ये सब पुस्तक की विशेषताएं हैं। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है? विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो, ज्ञान का सही मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न कथन किससे संबंधित है? निर्णयों के परीक्षण हेतु बहु निर्वचन प्रश्न एकमात्र साधन है। ली से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिएगा, निम्न में गणित शिक्षक की विशेषता नहीं है। देखिए, पक्षपाती होना ये किसी टीचर की विशेषता नहीं है। एनसीईआरटी ने अपने वृहद सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1988 में गणित अध्यापक के गुणों की अपेक्षा की है। तो यह जो है प्रखर बुद्धि, बालक का पूर्ण ज्ञान, विषय के लिए उत्साह, इन सभी के आधार पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। डी डॉक्टर एफएल क्लैप अमेरिका ने 1913 में अध्ययन किया, जिसके आधार पर अच्छे अध्यापक के कितने गुणों का उल्लेख किया गया है? 10। यूएसए में ही बागले तथा कीथ ने फ्लैप द्वारा बताए गए 10 गुणों में कितने गुणों को और सम्मिलित किया है? 3। राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? शिक्षक को। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? बजट बनाने का काम शिक्षक का नहीं है। कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? समर्पण। कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? तो देखिए, जो अच्छा अध्यापक होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करता, अपरिवर्तनशील नहीं परिवर्तनशील होता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही राइट हो जाएंगे। शिक्षक से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? शैक्षिक। कक्षा में जाने से पूर्व गणित अध्यापक की तैयारी से संबंधित है। तो सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन करता है, उपयुक्त उदाहरणों का चयन करता है, पाठ्य योजना का भी निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है। तो यह 4 प्रकार के उद्देश्यों को मापन करने में उपयोगी है। रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है। तो यह सूचना, चिंतन, अध्ययन दक्षता, ये सभी प्रकार के मापन करने में उपयोगी है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वह राइट हो जाएगा। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसका स्टेटमेंट है? कोठारी आयोग का स्टेटमेंट है। निम्न में कौन सा परीक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? वह है आपका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के सोपान की अगर बात करें तो इसमें आपका परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना, परीक्षण का अंतिम प्रारूप करना, उपरोक्त सभी ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। कौन सी निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसका केंद्र शिक्षक होता है, ये निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ये शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। किसका सूत्र है? शैक्षिक लब्धि का सूत्र है ये। ओके, निम्न में मूल्यांकन प्रवृत्ति क्या है? मूल्यांकन में आपका लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं सब आ जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। निम्न कथन किससे संबंधित है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, गुड्स से संबंधित है। निम्न में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, अध्यापक की कार्यकुशलता का मापन करना, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, ये सब मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है? मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यों का अंकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है, एबिल से संबंधित है। ठीक है, निम्न में उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। शिक्षक की कौशलता का पता न लगना ये परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है। बजट बनाने का काम उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है। निम्न में किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? मानकीकृत परीक्षण का क्षेत्र सारे राज्य या देश तक सीमित होता है। निम्न कथन किससे संबंधित है? निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। योकम एवं सिम्पसन का स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, निम्न में मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है, इसका प्रयोग सीमित होता है, मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है। निम्न में अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं है, इसकी विश्वसनीयता व वैधता अधिक होती है, अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कितने चरण होते हैं? उपलब्धि परीक्षण निर्माण के 4 चरण बताए गए हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में उपलब्धि परीक्षण का काम है सूचना स्रोत के रूप में अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, शैक्षिक स्तर बनाए रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गुण के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आगे बढ़िए, ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है क्या कहलाता है? उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो काम किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। डायग्नोसिस का शाब्दिक होता है मूल कारण रोग निर्णय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए उपाय करने चाहिए, तो इसमें कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए, कक्षा में विषय वस्तु का विकास उदाहरणों द्वारा करना चाहिए, छात्रों के लिखित कार्य में सुधार उनके सामने ही करना चाहिए, ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षणों की तरह उपलब्धि परीक्षण के परिणामों को किसके रूप में व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है? त्रुटि विश्लेषण के व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, तो यह प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से जो है कि चयन किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हमारा, अब यहाँ से आगे शुरू हो जाते हैं ये PYQs। ये हम इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि जो इससे पहले हमने मैथ्स की क्लास करवाई है 400 क्वेश्चंस की, उसमें हमने ये PYQs ही करवाए हैं, जिसमें 2022 का PYQ था, 2023 का PYQ था, 2024 और 2025 का PYQ था। ठीक है, वो 400 क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, तो ये क्लास हमने करवा दी है इससे पहले। ठीक है, तो इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। ओके, तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।